न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और चुनाव नतीजों के बीच बात भानु प्रतापपुर से जुड़ी ये बड़ी खबर की 13वें राउंड वोटों की गिनती जारी है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस की सावित्री मंडावी को अब तक 44,855 वोट हासिल हो चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी 18,706 वोटों से आगे चल रही हैं। वहीं बीजेपी के ब्रह्मानंद नेताम को 26,149 वोट हासिल हुए हैं। निर्दलीय अकबर कोर्राम को 19,727 वोट मिले हैं। तो ये बड़ी खबर है भानु प्रतापपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। काउंटिंग इस वक्त चल रही है, 13वें राउंड की काउंटिंग जारी है भानु प्रतापपुर उपचुनाव में और कांग्रेस की सावित्री मंडावी बड़ी लीड लेती हुई नजर आ रही हैं। 18,706 वोट से इस वक्त वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रह्मानंद नेताम से आगे चल रही हैं। सावित्री मंडावी को अगर हम बात करें कुल वोटों की तो अभी तक 44,855 वोट हासिल हो चुके हैं और उस लिहाज से अगर 18,000 से ज्यादा की लीड है तो ये बड़ी लीड कही जाएगी। निर्णायक लीड भी आप इसे कह सकते हैं। 13वां राउंड काउंटिंग चल रही है और ब्रह्मानंद नेताम को अभी तक कुल 26,149 वोट ही हासिल हो पाए। और दिल्ली से बड़ी खबर है, हिमाचल में कांग्रेस को रुझान में पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। दोपहर 3:30 बजे तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे। हिमाचल चुनाव के ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी भी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास और हिमाचल के परिणामों को देखते हुए उन्हें मोर्चा संभालने की जिम्मेदारी दी गई है और इसीलिए करीब 3:30 बजे तक वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे। इसके अलावा राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला भी 3:30 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचेंगे। कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है। और एक और बड़ी खबर, रायपुर से हिमाचल चुनाव पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। हॉर्स ट्रेडिंग पर भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। विधायकों को रायपुर लाने से हालांकि सीएम ने इनकार किया है और बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भी है। हम लोगों की जो उम्मीद थी कि हिमाचल में हमारी सरकार बनेगी वो बनती दिखाई दे रही है। अच्छा, आप दिल्ली जा रहे हैं? हाँ जाऊंगा। हिमाचल जा सकते हैं? हाँ हिमाचल ही जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। अच्छा, कुछ हॉर्स ट्रेडिंग का मामला कुछ ऐसा हो सकता है क्या विधायकों को? नहीं, यहाँ तो नहीं लाएंगे, लेकिन हाँ अपने साथियों को तो संभाल के रखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा कुछ भी कर सकती है, किसी स्तर हो जाती है। और आपको बता दें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करीब 4:30 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। 4:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली पहुंचेंगे और हिमाचल में जो फिलहाल रुझान नजर आ रहे हैं कांग्रेस के लिए उस मद्देनजर भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस विधायकों को संभालने की और इसी मद्देनजर वो जल्द ही चंडीगढ़ जाएंगे और 4:30 बजे बताया जा रहा है कि वो दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये बड़ी खबर है और संभव है दिल्ली में बड़े नेताओं से कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप है उसके साथ वो चर्चा करें आगे की रणनीति को लेकर, क्या होना चाहिए क्या नहीं। आपको एक बार फिर बता देते हैं, दरअसल कांग्रेस को हॉर्स ट्रेडिंग का डर सता रहा है और इसीलिए पूरी जो लीडरशिप है वो एक्टिव भी हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्योंकि सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भी उन्हें हिमाचल की जिम्मेदारी मिली हुई थी और एक बार फिर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी लीडरशिप दे रही है। तो भानु प्रतापपुर बाई इलेक्शन उपचुनाव जी हां और कह सकते हैं आपकी जो इस वक्त टैली नजर आ रही है, अकाउंटिंग नजर आ रही है, उसमें कांग्रेस बड़ी बढ़त बना चुकी है और इसे निर्णायक बढ़त कहें तो गलत नहीं होगा। चर्चा करने के लिए हमारे साथ धनंजय सिंह ठाकुर
हैं प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है आपका धनंजय जी। और लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी, आपका भी स्वागत है। और साथ ही न्यूज 18 छत्तीसगढ़ डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ हैं। सबसे पहले कांग्रेस के पास मैं जाऊंगा। सबसे पहले बधाई आपको, नतीजे भले ही नहीं आए हों लेकिन लगभग नजर आ रहा है कि शायद आप लोग बड़ी बढ़त बना चुके हैं, जीत की ओर अग्रसर हैं। धन्यवाद धनंजय जी। निश्चित तौर पर भानु प्रतापपुर की जनता ने मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार के कामों पर और मनोज मंडावी जी ने जो भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के जो विकास के जो काम किए हैं और भविष्य में उनका विकास किस प्रकार हो, सपने संजोए हैं, उस सपनों को पूरा करने के लिए सावित्री मंडावी जी को अपना प्रतिनिधि चुना है। और एक प्रकार से भानु प्रतापपुर की जनता ने स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और एक पुख्ता प्रमाण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार के अब तक के कामों को भानु प्रतापपुर की जनता ने दे दिया है। और भानु प्रतापपुर की जनता कह रही है कि भूपेश है तो भरोसा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ बने हुए। अभिषेक, अब बढ़ाएं इस चर्चा को आगे। बिल्कुल, लक्ष्मी वर्मा जी हमारे साथ जुड़े। लक्ष्मी जी, जो रुझान है 14 राउंड के बाद मैं जो देख पा रहा हूं 19,436 वोट की लीड कांग्रेस को मिल गई है और मात्र 5 राउंड और बचे हैं। रुझान को हम परिणाम माने क्योंकि बड़ी लीड है, क्या लग रहा है कि कैंडिडेट चुनने में दिक्कत हो गई, गलती हो गई? देखिए, राजनीतिक पार्टी जो होती है वो कैंडिडेट बहुत सोच समझ के, और एक का निर्णय नहीं होता है। संगठन स्तर पे बहुत सारी चीजों को बारीकियों से परीक्षण करके ही कैंडिडेट जो निर्धारित किया जाता है। राजनीतिक पार्टियां हैं और लोकतंत्र में चुनाव में जीत हार होती रहती है, लेकिन अभी भी 5 राउंड बाकी है। तो कहते हैं ना कि जो व्यक्ति बीमार होता है तो वो जरूर ही सोचता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, और उस दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि रिजल्ट लास्ट तक के, क्योंकि वोट ऑफ परसेंट भी जो चुनाव में है वो बहुत मायने रखता है। तो अभी हम फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि हमारी बेहतर स्थिति वहां पे होगी। आज जो कांग्रेस है वहां पे निश्चित रूप से बड़ी बढ़त लिए हुए है, लेकिन इसके पीछे जो कांग्रेस का एक चुनावी जो षड्यंत्र है वो कहीं ना कहीं कार्यगर कर गया इनके साथ में लगातार। और दूसरी बात और है कि जहां भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है तो कहीं ना कहीं जनता उनके पक्ष में वोट करती है शासन के साथ, ऐसा भी आमतौर पे वो देखा गया है। तो इसका परिणाम मुझे नजर आ रहा है। ये मैं मानता हूँ कि ट्रेंड होता है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष के साथ जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1 साल से भी कम का समय बचा है। आपके यहाँ एक बड़े बदलाव हुए हैं टॉप लीडरशिप में छत्तीसगढ़ में, और आप जोर शोर के साथ आप लोगों ने चुनाव प्रचार भी वहां पर किया। ऐसे में अगर सिर्फ हार जाते तो, या हारते दिख रहे होते तो कोई सवाल शायद नहीं उठते, लेकिन इतना बड़ा मार्जिन। देखिए, कहीं ना कहीं जो त्वरित मुद्दे हैं और चुनाव में वो भी परिणाम को कहना चाहिए प्रभावित करते हैं, और इस ढंग से वहां पे एक प्रत्याशी को लेके कांग्रेस के द्वारा षड्यंत्र किया गया है। और इन्होंने अपने हार के डर से तत्काल में अनुसूचित जनजाति जो कि आरक्षण जो है इनका वो प्रभावित हुआ था, और उसको लेके तुरंत विधानसभा सत्र इन्होंने। आवाज नहीं आ रही मेरी? जी लक्ष्मी जी, आपकी आवाज आ रही, बोले। तो उसको जनता को ये प्रभावित करने के लिए इनको विधानसभा सत्र बुलाना पड़ा। और ये चुनाव आयोग को हम उन लोगों ने शिकायत भी किया था कि ये चुनाव के दौरान अगर इस तरह कोई राजनीतिक पार्टी करती है जनता को लुभाने के लिए, तो ये निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और ऐसा यहाँ पे देखने में आया, आप सब लोगों ने अभी मीडिया में भी चली, आपके माध्यम से डिबेट भी हुआ उस पे, तो ये कहीं ना कहीं उस चुनाव के परिणाम को प्रभावित कर रहा है, ऐसा दिखाई देता है। लक्ष्मी जी, मेरा फिर वही सवाल है कि अगर इतने सारे आरोप आप लगा रही हैं तो उसके बाद सिर्फ हार होती तो भी शायद उतने सवाल नहीं उठते, लेकिन मैं 14 राउंड हो गए, इतनी हर राउंड में आप लोग पीछे हैं, कई किसी राउंड में तो तीसरे नंबर तक पर आप खिसक गए। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि 4 साल गुजरने के बाद आप जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे हैं? अगर आपको लग रहा है कि कांग्रेस किसी प्रकार का षड्यंत्र कर रही है या उसने चुनावी मुद्दे को भुनाने की या प्रभावित करने की कोशिश की, जनता के बीच आप लोग क्यों नहीं पहुंच पा रहे?
क्यों नहीं देखिए, समझा पा भारतीय रहे? जनता पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष की भूमिका में है और विपक्ष की भूमिका को बखूबी निभा रही है। हो सकता है हम जनता तक के उस बात को ले जाने में कहीं ना कहीं वहां की जनता को हम पीछे रह गए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठनात्मक स्तर पर बहुत स्ट्रांगली आने वाले समय में 2023 के चुनाव के लिए तैयार है और हम खड़े होके आज जिस भूमिका में है उसमें हम बखूबी अपनी भूमिका निभाएंगे और आने वाले समय में हमारा मैं धनंजय जी जो से है भी वो सवाल कर देखेंगे। लेता हूं। धनंजय जी, जनता। आने वाले समय की बात हालांकि लक्ष्मी जी कर रही है और मुझे लग रहा है कि समय तो शायद अब आ चुका है, क्योंकि 1 साल से भी कम चुनाव के लिए बचा हुआ है यहाँ पर। उनके बड़े नेताओं को सोचना चाहिए। लेकिन अकबर कुर्राम को जिस तरीके से आज मत मिले, मैं अभी जो 14 राउंड के बाद देख रहा हूँ यहाँ पर 20,000 से ज्यादा वोट मिलना, आदिवासी वोट मिलना, क्योंकि आदिवासी ने उनको लेकर अपील की थी। क्या ये आप दोनों ही दलों के लिए थोड़ी चिंता की बात है? देखिए, कोई चिंता का विषय नहीं है। जिस प्रकार से सर्व आदिवासी समाज ने वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश किया किसी के कहने पर, जिस प्रकार के भारतीय जनता पार्टी के बेटी वहाँ के लोग इनको कह रहे हैं, तो इस पर समझ में आ रहा है कि सर्व आदिवासी समाज नहीं चाहता कि आदिवासी समाज के जो उत्थान के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार काम कर रही है उस काम को करने दिया जाए। वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर अपने प्रत्याशी उतारने का काम किया है, क्योंकि जब वो एक विधानसभा के चुनाव में अगर कोई ये घोषणा करे कि हर गांव से प्रत्याशी उतारेंगे तो वहाँ उनकी मंशा समझ में आ जाती है। क्योंकि भाई ये विधानसभा का चुनाव है, कोई पंच या सरपंच का चुनाव नहीं कि हर गांव में का प्रत्याशी उतारेंगे। तो सेंट्रलाइज ना करके जिन्होंने इस प्रकार से बात की और वो उसका चरित्र पर्दाफाश हो गया। जब घोषणा के बाद कुछ जगह प्रत्याशी उतारने के बाद वो प्रत्याशियों को जो समझ में आया सर्व आदिवासी समाज के किए, तो समाज के लोगों को ही धोखा देने का काम सर्व आदिवासी समाज कर रहा है। समाज के लिए एक प्रकार से अहित करने का काम ये सर्व आदिवासी समाज कर रहा है। तो जो उनके जो उतारे हुए प्रत्याशी थे उन्होंने तो कांग्रेस के पक्ष में अपना नामांकन वापस लिया है, तो इस पर समझ में आता है। लेकिन जिस प्रकार से सर्व आदिवासी समाज खुद को आदिवासी समाज की तहसील बताने की कोशिश करते हैं, अगर उनको भानु प्रतापपुर के उतने जनता ने वोट दिया है एक विश्वास के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्व आदिवासी समाज को समाज के हित के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ पे अभिषेक बिल्कुल चर्चा जारी है और हमारे साथ खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल भी लगातार बने हुए हैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इस वक्त प्रदेश बीजेपी, मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हैं। वीडी शर्मा साहब, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। और पहला रिएक्शन आपका, गुजरात हिमाचल आशातीत नतीजे हैं। वीडी शर्मा जी, आशातीत नतीजे हैं। वीडी शर्मा जी, आवाज आपको मिल रही है? वीडी शर्मा जी, सुन पा रहे हैं आप? आ रही है। जी जी जी, बिल्कुल सुन रहा हूं, बिल्कुल सुन क्या कहेंगे गुजरात के इन नतीजों पर? हिमाचल में भी आप लोग कुछ पिछड़ते नजर आ रहे हैं? देखिए, गुजरात के अंदर जो परिणाम आए हैं वो भारत की राजनीति में एक माइलस्टोन साबित हुए हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गुड गवर्नेंस और विकास का जो उन्होंने भारत की राजनीति में जो एक नई राजनीतिक कल्चर विकसित किया, उसकी स्थापना गुजरात के चुनावों के माध्यम से हुई है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के जनता का अथाह विश्वास और माननीय अमित शाह जी की कुशल रणनीति जो चुनावों में जो कहा जाता है कि वो भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं, आज गुजरात के चुनाव में इतिहास बना। आज तक भारत के किसी भी राज्य में इतना बहुमत किसी दल को नहीं मिला है जो भारतीय जनता पार्टी को आज मिला है। इसलिए इस दिशा में विकास और गुड गवर्नेंस को जनता ने समर्थन दिया है। नेतृत्व पर जनता का अथाह विश्वास है। बिल्कुल ठीक है, 7वीं बार आप लोग गुजरात जीत रहे हैं, लेकिन हिमाचल में कहां चूक रह गई? वहां ये फेस काम नहीं करे? जी देखिए, हिमाचल के अंदर आप लोग ही सब इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि हिमाचल का ट्रेंड है कि सरकार रिपीट नहीं होती है, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया है और मुझे लगता है कि वहां अगर कुछ कमियां रही होंगी तो आगामी परिणाम आते आते तक जो क्या परिस्थिति बनती है, और अभी थोड़ा इंतजार हमें करना चाहिए, उसके बाद फिर इस पर कुछ बोलना ठीक होगा। जी नहीं, गुजरात में आपने इस ट्रेंड को बदला है, माफ कीजिएगा उत्तराखंड में आपने इस ट्रेंड को बदला है। जी 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 नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कि पूरे देश के अंदर भारत की राजनीति में जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने एक कार्य संस्कृति जो विकसित की है और राजनीति को सेवा के भाव के साथ जो देश के अंदर स्थापित किया है,
आज वो इतिहास गुजरात के अंदर बनाता है, अन्य राज्यों में भी बनाता है। हिमाचल में कुछ अगर हुआ होगा प्लस माइनस तो उसके बारे में मैंने कहा ना कि थोड़ा इंतजार करने के बाद इसके बाद में कुछ कहा जा सकता है, लेकिन गुजरात ने इतिहास बनाया है इस चुनाव में। मैं तो माननीय प्रधानमंत्री को, अमित शाह जी को, नड्डा जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि भारत की राजनीति में एक नई संस्कृति के साथ आज उन्होंने इस स्थापना को किया है। नहीं, आपकी इतनी बड़ी जीत के लिए एक जो वर्ग है या राजनीतिक विश्लेषक हैं वो आम आदमी पार्टी को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस एक परिवार तक सिमट गई। आम आदमी पार्टी के बारे में लोग जानते हैं कि इनका कैरेक्टर क्या है। ये देश विरोधी ताकतों के साथ खड़े होने वाले रोग है, ये पार्टी नहीं है। ये तो रोग है जो फैलता है। इसलिए ऐसे लोगों को गुजरात के लोगों ने ट्रीट किया है। और भी कहीं पर दिल्ली के अंदर भी लोगों ने समझा, दिल्ली के अंदर भाजपा को एमसीडी में वोट शेयर ज्यादा मिला है, यानी जनता समर्थन में है। टेक्निकली सीटें थोड़ा उनकी ज्यादा हो गई हैं और दिल्ली की जनता भी इन्हें समझ चुकी है। आगामी समय में मैं ऐसा मानता हूं विश्वास के साथ कि जनता इनको नकार देगी, क्योंकि झूठ छल कपट की राजनीति करने वाले लोग भारत की राजनीति में नहीं चल सकते। माननीय मोदी जी ने भारत की राजनीति में एक नया संस्कृति के साथ एक दल को जिस प्रकार से आज खड़ा किया है कि भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव के साथ जनता के साथ मैदान में उतरी है। बिल्कुल। बीजी शर्मा जी, एक सवाल मैं यहां से करूंगा। प्रशांत, मैं एक सवाल बीजी शर्मा जी से करना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने हॉर्स ट्रेडिंग का डर हिमाचल को लेकर जताया। उनका कहना है कि अपने साथियों को संभाल कर रखना होगा, जरूरी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हो या कांग्रेस का कोई नेतृत्व है, ये उनका कल्चर रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा करती है। लेकिन किसी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, नीतियों में विश्वास है और वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, तो ये लोकतंत्र में इसमें हम उसको रोकेंगे क्या? अगर किसी को लगता है कि मैं कुछ काम करना चाहता हूं और मुझे भारतीय जनता पार्टी में जाने पर अवसर मिलता है और मैं काम करूंगा, तो भारतीय जनता पार्टी कभी किसी पर ये हॉर्स ट्रेडिंग और वगैरह वगैरह की बातें करती है। कांग्रेस का कल्चर है, हम न कभी किसी को प्रभावित करते न किसी को प्रभावित करते। भारतीय जनता पार्टी तो अपने सैद्धांतिक पद्धति पर काम करती है और जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी को है, इसलिए तो इतना प्रचंड बहुमत मिल रहा है, नहीं तो कैसे मिलेगा? तो गरीब कल्याण की योजनाएं जो गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं, आज इस दिशा में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर जनता का विश्वास है। जी, हिमाचल में अगर कोई कांग्रेस का विधायक जो जीतता है अगर भाजपा में आना चाहे तो क्या आप लोग उसे स्वीकार करेंगे वहां पर? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि पहले ही मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी न किसी को प्रभावित करती न प्रलोभित करती। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को अगर लगता है कि वहां इस प्रकार के कोई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में स्वप्रेरणा से आना चाहते हैं, तो ये उनका लुकआउट है। अब इसमें भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो नेतृत्व है, उनको क्या लगता है उस समय की परिस्थिति के अनुसार। मध्य प्रदेश के अंदर दुरावस्था का दौर था, कमलनाथ के नेतृत्व में दिग्विजय सिंह के सहारे पर सरकार चल रही थी। अगर सिंधिया जी और उनके लोगों को लगा कि मध्य प्रदेश को बचाने के लिए हमें निर्णय करने की जरूरत है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मध्य प्रदेश को बचाने के लिए अगर ये निर्णय करती है तो क्या गलत हुआ? आज मध्य प्रदेश जो गरीब कल्याण की योजनाओं को कमलनाथ के नेतृत्व में बंद कर दिया गया था, आज वही सब योजनाएं गरीबों का जीवन बदलने का काम कर रही हैं। तो प्रदेश को बचाने के लिए, गरीब जनता के हक और अधिकार को दिलाने के लिए अगर वो परिवर्तन हुआ तो मध्य प्रदेश आज बचा है। तो हिमाचल के अंदर वहां की परिस्थिति क्या है, वहां के कांग्रेस के लोग क्या, ये हमारा काम थोड़ी कि हम कांग्रेसियों को लेकर के आ जाएंगे। ये तो उनको लगता है कि हम जाना चाहते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो समय के अनुसार जो लगेगा वो निर्णय करेगा। ठीक बात, ठीक है। वीडी शर्मा साहब, एक तो गुजरात चुनाव नेशनल सिनेरियो में से देखा जाएगा, 24 लोकसभा चुनाव 2024 से इसे जोड़ा जाएगा, लेकिन उससे पहले विधानसभा चुनाव 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से क्या सिनेरियो या क्या प्रोजेक्शन आप लोगों के लिहाज से बन रहा है? मैं आपको बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूं, मैं भी गुजरात में रहा। जो मोदी जी के प्रति जनता का जो विश्वास है, अमित शाह जी की रणनीति और मध्य प्रदेश के अंदर जो हमारी सरकार ने गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर मध्य प्रदेश के अंदर जो काम किया है, संगठन का तंत्र जो मजबूत है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2023 में
गुजरात की आंधी मध्य प्रदेश के अंदर भी चलेगी और हम प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जी, वो सारे फॉर्मूले, अब आप संगठन में हैं, आपको ज्यादा बेहतर चीजें अंदर की मालूम होंगी, क्या तरीके अपनाए गए, क्या फॉर्मूले अपनाए गए, क्या वादे किए गए, हमें मध्य प्रदेश में भी नजर आएगा। वीडी शर्मा साहब। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के अंदर जी जो संगठन का तंत्र है, सरकार हमारी जो काम कर रही है प्रत्येक गरीबों के कल्याण के लिए और गुड गवर्नेंस देने का काम मध्य प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार कर रही है। और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय अमित शाह जी हमें कहते हैं कि 51% वोट शेयर प्रत्येक बूथ को मजबूत करके हमें आगे बढ़ना, उस पर हमारा काम आज से नहीं, हम तो लगातार काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए काम नहीं करता है। कोरोना का संकट आया था तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा में खड़ा हो जाता है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी के काम की संस्कृति है, माननीय प्रधानमंत्री ने ये नई संस्कृति को विकसित किया है। तो इस दिशा में मैं ऐसा मानता हूं कि जो गुजरात के अंदर जो अच्छी चीजें हुई उनको भी हम मध्य प्रदेश के अंदर अडॉप्ट करके काम करेंगे। और पहले से भी मध्य प्रदेश का संगठन वो ताकत के साथ एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन है। कितने लोगों ने संगठन को अपना जीवन लगा के खपा दिया, उनका स्नेह और आशीर्वाद है। ठाकरे जी का प्रदेश है ये, और मध्य प्रदेश के अंदर हम आगामी 2023 के चुनाव में इसी आंधी के साथ प्रचंड बहुमत से इतिहास बनाएंगे। जी, गुजरात में वीडी शर्मा जी, गुजरात में आप लोगों ने सिटिंग एमएलएस के टिकट काटे, मिनिस्टर्स के टिकट काटे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, एक इस पर भी थोड़ा सा रिएक्शन दीजिएगा, क्या ऐसा कुछ हमें मध्य प्रदेश में दिख सकता है? दूसरा ये कि 50% से ज्यादा वोट की लड़ाई बीजेपी ने गुजरात में लड़ी, 53 से 54% वोट। जी ठीक है, क्या ऐसी स्ट्रेटजी एमपी में भी कोई तैयार हो रही है क्या? यही बिल्कुल आपने ठीक कहा। हमने जी मध्य प्रदेश में हमारा काम इसी पर, इसी रणनीति पर हम काम आज से नहीं कर रहे। माननीय अमित शाह जी बहुत पहले जब आए थे तब उन्होंने कहा था 51% वोट शेयर, हम उस पर काम कर रहे हैं। प्रत्येक बूथ पर हम काम कर रहे हैं, तकनीकी से लेकर के युक्त होकर के सोशल मीडिया नेटवर्किंग से लेकर के यूथ कनेक्ट, हम इस पर काम कर रहे हैं। तो हमारा काम तो चल ही रहा है। और जहां तक आपने कहा कि टिकट बदलना वगैरह वगैरह, ये तो समयानुकूल समय में जो आवश्यकता होती है उस समय की हमारा नेतृत्व, पार्लियामेंट्री बोर्ड, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो रणनीतिक तैयारी करेगा कि क्या जरूरत है, तो ये निर्णय लेने का अधिकार उनका है, उसके आधार पर हम काम करेंगे। हम तो चुनावी अपने बूथ को मजबूत करने के अभियान में जुटे। जी ठीक है, एक और सवाल है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ जिसका आपने जिक्र भी किया था। ठीक है, गुजरात में शायद आपको परेशान नहीं कर पाई बल्कि मदद कर दी एक लिहाज से हम कहें। दूसरा, दिल्ली में लगातार 2-3 टर्म हो गए, दिल्ली में आप लोग कोशिश करते रहे, सरकार नहीं बना पाए, एमसीडी भी आपने गवा दी। मध्य प्रदेश में भी दाखिल हुई है आम आदमी पार्टी, एक मेयर भी चुनकर आया है आम आदमी पार्टी का। कोई चुनौती के रूप में देखते हैं आप, या उसे काउंटर करने के लिए कोई स्पेशल रणनीति? देखिए, कोई चुनौती नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर संगठन तंत्र हमारा इतना मजबूत है कि ऐसे रोगों को मध्य प्रदेश के अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। गुजरात की जनता ने नकार के फेंक दिया, कांग्रेस भी आज अस्तित्व खो रही है। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने काम के बल पर, हमारी सरकार जो गरीबों के कल्याण के काम में जुटी है उसके बल पर हम इतिहास बनाने का काम करेंगे। और दिल्ली के अंदर भी आज वोट शेयर भाजपा का बढ़ा है, जनता समर्थन में है जी। टेक्निकली सीटें कुछ बढ़ गई हैं, जो मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था कमलनाथ के नेतृत्व में, हमें वोट ज्यादा मिला था कांग्रेस से, लेकिन टेक्निकली उनकी सरकार बन गई थी जो बाद में जिसको जाना पड़ा। तो इसलिए दिल्ली के अंदर भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली के अंदर इनको कोई बड़ा बहुमत मिल गया है। दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी आगामी समय में अपने काम के बल पर जरूर परचम फहराएगी। ठीक है, एक और सवाल है वीडी शर्मा साहब, राहुल गांधी, ये बार बार कहा गया कि राहुल गांधी गुजरात नहीं गए, पिछले टर्म में अच्छा किया था कांग्रेस ने, राहुल गांधी की जो यात्रा थी वो गुजरात नहीं गई, नतीजा सामने, लेकिन मध्य प्रदेश से गुजरी है और कांग्रेसियों का दावा है कि भरपूर समर्थन भी मिला है और इसका प्रोजेक्शन 2023 में दिखेगा। आपने राहुल गांधी जी की यात्रा मध्य प्रदेश में देखा होगा, देश विरोधी ताकतों को, समाज विरोधी ताकतों को इकट्ठा करने का मंच बन गया। जिस यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हों, जिस यात्रा में भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग के सदस्य यात्रा में कदम ताल कर रहे हों, स्वरा भास्कर जैसी अभिनेत्री जिसे हिंदू होने पर शर्म आती है,
वो उनके साथ कदम से कदम मिला करके काम कर रही हो, आप मुझे बताइए उस यात्रा का क्या हाल होगा। कुछ लोग साथ में लेकर के चलना है, इसको सफलता कहते हैं। पूरी तरीके से यात्रा फेल हुई। इनकी यात्रा में जब निकल रहे थे तो लोग मोदी मोदी के नारे तो लगा ही रहे थे, लोग पूछ रहे थे कि किस प्रकार से आपने देश विरोधी ताकतों को इकट्ठा किया है, उसका जवाब नहीं था। उमंग सिंगार जैसे उनके विधायक जो महिला उत्पीड़न में उनकी राष्ट्रीय नेत्री खड़ी हो रही है कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसका जवाब प्रियंका गांधी नहीं दे पाई। सोशल मीडिया पर ऑल इंडिया ट्रेंड कर रहा था, प्रियंका गांधी जवाब दो। बाबा साहब अंबेडकर के आप जन्म स्थान पर गए, वहां जनता पूछ रही थी कि कांग्रेस के नेतृत्व में बाबा साहब का अपमान किस प्रकार से किया, ऑल इंडिया ट्रेंड किया जी। तो ऐसे यात्रा निकली। अब इसके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मध्य प्रदेश में उस यात्रा का क्या प्रभाव हुआ है। जी बहुत शुक्रिया वीडी शर्मा साहब, न्यूज़ 18 को वक्त देने के लिए। बहुत विस्तार से आपने बातचीत की और बहुत साफगोई से आपने मसलों पर अपने विचार भी रखे। बहुत धन्यवाद आपका। अभिषेक, चर्चा को आगे बढ़ाएं आप। बिल्कुल धनंजय जी, आपसे ही सवाल था मेरा कि छत्तीसगढ़ की हम बात करें, क्या आपको लगता है कि चुनाव प्रचार के दौरान जो भाजपा का आरोप था कि नेगेटिव प्रचार ज़्यादा वहां पर किया गया और विकास की बात नहीं की गई, क्योंकि एक बड़ा वोट नोटा में भी जाता दिख रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास भानु प्रतापपुर चुनाव के लिए ना तो मुद्दा था, ना इनके पास कोई योग्य उम्मीदवार था। इसलिए इन्होंने झारखंड में जिसके खिलाफ एक रेप का, पास्को एक्ट का, देवेपा में ढकेलने का और गैंग रेप का आरोप है, उस व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने का काम किया है। और पूरे भानु प्रतापपुर के जो 1 लाख से अधिक महिला मतदाता हैं, जो हमारी माता और बहनें, उनको अपमानित काम डॉक्टर रमन सिंह और जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके परिणाम सामने हैं। और पूरा प्रदेश ने देख लिया किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक अपराधी छवि के व्यक्ति को टिकट देती है और पूरे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता उसके जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। तो इस पर समझ में आता है हम तो हमारी सरकार के योजनाओं के बदौलत वहां पर गए हैं। और यही नहीं, इसके पहले जो 4 उपचुनाव हुए, जिसमें मरवाही का उपचुनाव है, जिसमें खैरागढ़ का उपचुनाव है, जिसमें चित्रकूट का उपचुनाव है और दंतेवाड़ा का उपचुनाव है, उन सभी उपचुनाव में भी हमारी सरकार के जो काम हो उस पर जनता ने मुहर लगाने का काम किया है। तो भाजपा के पास झूठ बोलने के अलावा कोई मुद्दा तो था नहीं ना। और झूठ की राजनीति भारतीय जनता पार्टी 15 साल तक करते रही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार आदिवासियों को ठगने और धोखा देने का काम किया था 15 साल तक। लक्ष्मी जी, 4 उपचुनाव हुए, बार बार काउंटिंग की जाती थी कि उपचुनाव में हार रही है। हालांकि आप लोगों का कहना है कि सत्ता पक्ष के साथ ट्रेंडिंग ये होता रहा है कि ट्रेंड है कि उपचुनाव में सत्ता पक्ष की जीत होती है, लेकिन 1 साल से भी कम अब बचा है। कार्यकर्ताओं को कैसे मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से अब आगे जाएंगे, क्योंकि 2023 सामने खड़ा है और ये मुझे लगता है कि आखिरी ऐसा चुनाव था 2023 विधानसभा चुनाव के पहले जिसमें कुछ कर दिखाने की एक उम्मीद थी। देखिए, राजनीतिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और विचारवान पार्टी है। बहुत सशक्ति के साथ में हमारे जो प्रदेश में क्या पूरे देश में जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता है, उस बूथ लेवल के जो स्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग है। ठीक है, कहीं ना कहीं हम चूक गए, ये लोकतंत्र व्यवस्था है, उसमें हार जीत होती है, उसको स्वीकारना पड़ता है। और उसके साथ साथ आने वाले चुनाव के लिए जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। आज धनंजय जी कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से जो विकास है वो जनता देख रही है। आप अपने जो 36 वादे हैं, मैं धनंजय जी से पूछना चाहूंगी, क्या आप? पर लक्ष्मी जी, सवाल वही है, ये वादों की बात आप लोग पहले भी कर रहे थे, पर जनता को समझा क्यों नहीं पा रहे? जनता क्यों नहीं समझ रही? अगर आप लोग बार बार आरोप लगा रहे हैं कि वादे पूरे नहीं कर रहे, हम जनता को भी समझाएंगे। हम समझाने के लिए ही बैठे हैं विपक्ष में, जनता को समझाएंगे। जनता तक जो चुनावी वादे इनके हैं और जिनको उन्होंने ठग कर जनता से जो वोट लिया है और आज तक ले रहे हैं, उनको हम जनता तक ले जाएंगे। आज विपक्ष की भूमिका में बैठे हैं। आज 15 साल हमने। लक्ष्मी जी, आपको लगता है अब समय बहुत कम बचा है? देखिए, समय जो है वो निश्चित रूप से आने वाला जो समय है कम है, लेकिन राजनीतिक पार्टी के लिए इतना भी कम समय नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन जो है बूथ लेवल तक के संगठन है। कोई ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऊपर ऊपर चुनाव लड़ती है। हमारा जो संगठन है। एक सवाल और आपसे लक्ष्मी जी करूंगा मैं यहाँ पर कि बार बार आरोप लगता है कांग्रेस की तरफ से कि गुटबाजी का, क्या नए जो चेंजेस हुए हैं गुटबाजी को थामने में वो कारगर साबित हो रहे हैं? क्योंकि भानु प्रतापपुर में भी बार बार कांग्रेस गुटबाजी की बात कहती थी।
देखिए, कांग्रेसी जो है वो खुद गुट में बटे हुए हैं और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपने देखा है कि अभी जो मुख्यमंत्री हमारे भूपेश बघेल जी हैं वो दिल्ली दौड़ 40 विधायकों को लेके लगाते रहे हैं और टीएस सिंहदेव जी का स्पष्ट रूप से पंचायत विभाग का इस्तीफा इनका और आरोप लगाते हुए कि इन्होंने आदिवासियों के लिए जो पैसा कानून बनाया उसको तड़ोड़ मड़ोड़ के पेश किया है। दूसरी जो महती योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, उनको इन्होंने बनाया नहीं है केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा। गुजरात में कितने मकान बने प्रधानमंत्री योजना के तहत? गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितने मकान बनाए? जहां पूरे देश में बन रहा है, आप बताएं कितना बना है गुजरात में? नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में कितना मकान बनाया, आपको कुछ पता है? साल में धनंजय जी आपने ये हालात है कि गुजरात में कोई विदेश का मेहमान आता है तो गुजरात की सरकार उस गरीबों के मकान को हरे रंग के बोरे में ढक देती है, तालपत्री में ढक देती है। जिस प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं, जिसका नाम बड़े दर्शन छोटे, जो गुजरात में फेल हो गया। गुजरात की सरकार में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़ी हुई है क्या? असल मायने तो यह है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास अपने योजनाओं को चलाने के लिए पैसा नहीं है। जो देश के संपत्तियों को बेच रहे हैं वो क्या गरीबों का मकान बनाएंगे क्या? जो भारत माता की संपत्ति को नरेंद्र मोदी की सरकार बेच रही है वो क्या गरीबों के मकान बनाने में पैसा देगी? जो दूध पर गरीबों से टैक्स ले नरेंद्र मोदी की सरकार, जो गरीबों के जूता चप्पल पर जो टैक्स ले नरेंद्र मोदी की सरकार, क्या उसको लगता है कि गरीबों को मकान बनाने में पैसा देगी? धनंजय जी, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब जगह प्रधानमंत्री आवास के नाम से 0% है। छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाने से पहले नरेंद्र मोदी जी राज्य में जाकर आकलन कीजिए। देश में मेहमान आते हैं तो आपकी सरकार गरीबों के मकान को थोड़ा से ढकती है और देश देखता है। किस प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हैं? इस योजना को गुजरात ने स्वीकार कर दिया। जो मकान मध्य प्रदेश में मिल पाया, जो नरेंद्र मोदी की सरकार सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, जो गरीबों के दूध पर टैक्स ले रही है, क्या वो गरीबों को मकान बनाने पैसा दे पाएगी? जुमलाबाजी बंद करिए, जनता सब समझती है। हवाबाजी बंद कर दीजिए। लक्ष्मी बार बार नहीं चलता, काट के हांडी बार बार नहीं चलते। लक्ष्मी जी, प्रत्याशी दोबारा मत उतारिएगा। जिस तरह से भानु प्रताप ने एक बलात्कारी को प्रत्याशी बनाकर राष्ट्रीय उपाधि से जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, पूरा प्रदेश देखा है आपकी पार्टी का चरित्र है, षड्यंत्रकारी नीति कांग्रेस का चरित्र है। आपकी नियत और नीति दोनों ही ठीक नहीं है। हमेशा से कांग्रेस की नीति जो है वो जनता विरोधी और राजनीतिक पार्टियों का दमन करके आगे बढ़ने मैं एक सवाल लक्ष्मी जी से कर लेता है। लक्ष्मी जी, रुझान लगभग बता रहे हैं कि वहां पर आप लोगों की पराजय हो रही है और बड़ी लीड कांग्रेस को मिल रही है। आपने कहा कि राजनीतिक पार्टी है, हम उस पर विश्लेषण करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या विश्लेषण होगा? अब कौन सी रणनीति अपनाई जाएगी? क्योंकि पिछले जो चेहरे थे उनको बदला गया कि नए चेहरे, नई उम्मीद और नई रणनीति के साथ आएंगे। देखिए, नए चेहरे नहीं, ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। संगठन पे जो बदलाव होते हैं, अभी कांग्रेस के यहाँ जो प्रभारी हैं वो भी बदले गए, तो ये राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो संगठनात्मक स्तर पे फिर बदल करते रहती है। ये कोई बड़ा मुद्दा है ऐसा नहीं है, लेकिन आज इन मुद्दों को लेके हम अगर भानु प्रताप चुनाव में पीछे हो रहे हैं, निश्चित रूप से पार्टी समीक्षा करेगी और उसको हम अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे, उसको अपडेट करते हुए आगे बढ़ेंगे। विधानसभा के उपचुनाव हारे और 4 अध्यक्ष हो गए, आपके 5वां भी हार रहे। जब भारतीय जनता पार्टी की ताकत थी तो कांग्रेस भी सारी उपचुनाव जो है वो हारती आ रही थी, तो कहीं ना कहीं जो सत्ता होती है उसके साथ जनता जो है खड़े होते हैं। कर लेता हूं कि अब इस जीत के साथ 2023 की अगर हम बात करेंगे, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे? यहाँ तो एक कैंडिडेट पर फोकस किया गया और शायद जनता ने उस बात को समझा या आप लोगों की बात पर ज्यादा भरोसा किया। 2023 में किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे? क्योंकि लक्ष्मी जी का कहना है कि हम संगठन स्तर पर बूथ स्तर तक पार्टी मजबूत है और आगे बढ़ेंगे, उस तरीके से नए रणनीति के साथ काम करेंगे। देखिए, जब भी हम कोई चुनाव जीतते हैं
तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां और बढ़ जाती है। जिस प्रकार जनता हमारे पार्टी के नीतियों पर, हमारे सरकार के कामों पर भरोसा कर रही है, तो इस विश्वास को बचाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। और पूर्णतः हम ईमानदारी के साथ जनता से के वादे को पूरा करते हैं, जनता के हित में काम करते हैं। आप देखेंगे जब भानु प्रतापपुर चुनाव के शुरुआती रुझान जिसे प्राप्त हुए, इसमें डाक मतपत्रों की गिनती हुई, उसमें शासकीय कर्मचारियों ने भी सरकार के कामों पर भरोसा किया है। ये इसलिए भरोसा कायम हो पाया क्योंकि हमारी सरकार ने शासकीय कर्मचारियों के हित में भी काम किया है। हम सप्ताह में 2 दिन छुट्टी दिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को यहाँ पे लागू की है। उनके बहुत सारे जो प्रकरण थे जो शासकीय विभाग के कर्मचारियों के, उन सबको हमने निराकरण करने का काम किया है। तो निश्चित तौर पर सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है, चाहे किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे यहाँ के संस्कृति हो या परंपरा हो, यहाँ के तीज त्योहार हो या शासकीय कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सबके लिए हमारी सरकार काम कर रही है। स्वाभाविक सी बात है 2023 के चुनाव में जो आज हम 71 सीट पे हैं, उस लक्ष्य को पार करके हम ऊपर जाएंगे और एक पूर्ण बहुमत की सरकार और एक बड़े मेजोरिटी के साथ 2023 में इलेक्शन में हमें सरकार बना के जनता की सेवा करेंगे, छत्तीसगढ़ मतारी की सेवा करेंगे। ठीक है, चलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे लगातार। और अपडेट यही है कि इस वक्त भानु प्रतापपुर में बीजेपी वहां पर संघर्ष कर रही है दूसरे और तीसरे स्थान के लिए, और कांग्रेस ये अपडेट हमारे पास 16 राउंड का भी आ गया, आपको बताते चलते हैं। 56,371 वोट कुल यहां सावित्री मंडावी को मिल गए हैं और कांग्रेस ने 19,304 वोट की बढ़त बना ली है। हालांकि भाजपा के लिए, लक्ष्मी जी आपके लिए राहत की बात है कि दूसरे नंबर पर आप लोग फिलहाल आ गए हैं, लेकिन अकबर खुर्राम 21,000 से ज्यादा वोट यहां पर पा चुके हैं और नोटा में लगभग 4,000 वोट जाते दिख रहे हैं। ये दोनों ही पार्टियों के लिए चिंता की बात कि सिर्फ एक भानु प्रतापपुर सीट से इतनी बड़ी तादाद में नोटा में वोट क्यों जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।